गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन है, हमने लास्ट सेशन में जो डिलीवर किया था ट्रेडिशनल नेटवर्क, उसके आगे बढ़ेंगे। तो एक छोटा सा एक्सचेंज विजिट का वीडियो है। बाकी आप वहाँ पे लोकल में तो विजिट कर ही सकते हैं। ऐसा विजिट है जो मैंने लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था, उसी का मैंने एक विजिट वीडियो है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। पहले आप उसको देखिए और उसके बाद उसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें बेसिकली जो ट्रेडिशनल टेलीफोन एक्सचेंज है उसका विजिट मैंने बनाया हुआ है, वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ और उसको ध्यान से देखिए, सुनिए। कुछ में कुछ क्वेश्चंस हैं, वो अभी हम डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल आप देखिए उसको। टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे तो हर टेलीफोन एक्सचेंज में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक तो आपका स्विच रूम होगा, एक एमडीएफ रूम होगा, एक ट्रांसमिशन रूम होगा और इन सबको चलाने के लिए पावर रूम होगा। ये इतनी जानकारी हमने पहले वीडियो में दिया था, इसका हमने पीपीटी भी आप लोगों को शेयर कर दिया। अभी आप एलटीटीसी के उस टेलीफोन एक्सचेंज में आए हैं जहाँ पे एलटीटीसी में जो लोग भी काम करते हैं, जो लोग भी रहते हैं, उनको यहीं से आपको टेलीफोन दिया गया है। क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लोगों के लिए दिया गया था, तो यहाँ 400-500 कनेक्शन से ज़्यादा जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो यहीं पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। जैसा कि आप अभी हम खड़े हैं यहाँ के टेलीफोन एक्सचेंज पे, तो यहाँ पे आप इसी रूम के अंदर आप एक कमरा हमने स्विच रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने ट्रांसमिशन रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने एमडीएफ रूम का बनाया हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एमडीएफ रूम से, जैसे हमने शुरू किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे और सारा 1 बाई 1 तीनों रूम को हमको विजिट कराएंगे। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं, हमारी लेफ्ट साइड में, इस साइड में आते हैं। ये हमारा एमडीएफ रूम है। अंदर आइए, बिल्कुल अंदर। ये एमडीएफ रूम है। एमडीएफ रूम में ये आप टैग ब्लॉक देख पा रहे हैं, इनको हम टैग ब्लॉक बोलते हैं। टैग ब्लॉक का मतलब है कि ये इसमें आप देख पाएंगे केवल वायर 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 वायर। इसको ध्यान से देखेंगे, पीछे के साइड में केवल वायर और वायर है। वायर का मतलब है जितने भी घर के वायर थे, टेलीफोन के थे, वो सारा वायर निकल के यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। यही दिखाया था हमने, यानी जितना कस्टमर उतने वायर, वो सारे वायर यहाँ पे इकट्ठे हो गए। ठीक है, ये पूरी रैक इसलिए बनाई जाती है ताकि सारे वायर इकट्ठा हो जाए। और ये सब एक ही चीज़ है, ये पुराने जमाने का टैग ब्लॉक है। जैसे पुराना हैंडसेट होता था, नया हैंडसेट होता था, तो आप रंग रूप पे मत जाइए, सबसे पुराने जमाने का ये टैग ब्लॉक होता था, इसमें इस तरह की वायरिंग कर देते थे। और इसी तरह से हमारा ये नए जमाने का और सबसे लेटेस्ट जो है हमारा ये है। ठीक है, लेकिन सब एक ही है। इसमें क्या है, आप ध्यान से पीछे देखेंगे तो एक एक पेयर, एक एक वायर एक टेलीफोन को, एक वायर एक टेलीफोन को, ये सारे एक टेलीफोन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में, 6 किलोमीटर के दायरे में जो भी वायर यहाँ पे इकट्ठा हो गया। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि इतने सारे वायर में कौन सा किस कस्टमर का है, ये भी तो पता करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इन सब के लिए क्या किया गया, इनकी नंबरिंग की गई है। ठीक है, आप इधर से नहीं तो बीच से कोई भी वायरिंग करेंगे तो उसमें एक टैग ब्लॉक नंबर होता है। पेपर पेन देंगे तो बस लिख के दिखा देते हैं, ज़्यादा चलेगा। ये है, पेन दे दीजिए। देखिए, ये टैग ब्लॉक है। टैग ब्लॉक पे आप जब भी किसी को नंबर अलॉट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक एनी नंबर दिया जाता है। एनी नंबर में एक पहचान पत्र, ताकि ये हम पहचान कर पाए कि कौन सा वायर किसमें है, क्योंकि इसमें वायर करना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो आप जरा सा इधर लाइए कैमरा पास में। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा मेरा टेलीफोन है 275516 तो यहाँ पे जो भी इसका इंचार्ज होता है, उनके पहले रजिस्टर में मेंटेन होता था, कंप्यूटराइज मेंटेनेंस होता है। तो जब भी हमें नंबर किसी को दे रहे होते कस्टमर को, तो उसी नंबर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है 4-3-2, इस तरह का वो लिखा होता है। कहीं 3 डिजिट का होता है, कहीं 4 डिजिट का होता है। तो 4-3, इससे हम ये पता कर पाते हैं कि ये जो टेलीफोन का जो कस्टमर है उसका वायर इनमें कहाँ है। अदरवाइज पहचान करना आप कैसे पता करेंगे, जैसे 4-3-2 वैसे लिखा है, तो 4 का मतलब है राइट हैंड साइड से शुरू करिए, 1 2 3 4, यानी ये चौथे रैक में वो वायर आएगा वो। ठीक है, उसके बाद 3 का मतलब 1 2 3, यानी इसमें आ गया, वो जो वायरिंग है इसमें आ गया। अगला 2 और 1 है। ठीक है, तो एक टैग ब्लॉक मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप साइड में देखेंगे 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है। तो अगला है 2 पे 1, यानी कि दूसरे वाले में पहला, इस पे भी आप नंबरिंग देखेंगे 1 2 3 का। तो इसके पीछे जो वायर है ये, वो चीज़ आप पहचान गए। तो इसलिए किसी भी कस्टमर का वायर हम आराम से पहचानते हैं। एमडीएफ में क्या होता है, आसपास जितने भी वायर होते हैं टेलीफोन लैंडलाइन के अभी तक जो चल रहे हैं 150, उन सबकी वायरिंग यहाँ पे इकट्ठा होगी। ठीक है, अब पहले क्या होता था कि यहीं पे एक स्विच रूम भी होता था, सारा वायर निकल के आ जाएगा स्विच रूम में, तो वहाँ पहले इंसान बैठा करते थे। अब मान लो किसी ने नंबर मिला, उसका नंबर यहीं से ही मिलाना चाह रहा है, लोकल से लोकल मिलाना चाह रहा है। ठीक है, तो लोकल से लोकल मिलाने का मतलब है कि वो पहले जो ऑपरेटर बैठते थे वो दोनों आपस में मैनुअली
जोड़ देते थे। इसको बोलते स्विचिंग करना, स्विच करना टेम्पोररी बेसिस पे, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग सुन भी सकते हैं कि क्या आपस में बात कर रहे हैं, उतना सेफ नहीं होता था। अब वो जो स्विचिंग सिस्टम था वो बदल के हमारा फिर आज के जब पहले इंसानों के द्वारा ऑपरेटर, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, फिर आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक, आज के ज़माने में कंप्यूटर वाला एडवांस स्विच आ गया सॉफ्टवेयर में। काम वही हो रहा है, चीज़ें थोड़ी बदल गई। तो अब ये वायर निकल के कहाँ पे जाएगा, कस्टमर का वायर यहाँ गया, अब यहाँ से स्विच रूम में जाएगा जहाँ पे दो लोगों को बात में कराना। अगर इसी वायरों में है तो लोकल कॉल करेगा, इससे बाहर जाएगा तो फिर वो ट्रांसमिशन रूम के माध्यम से जाएगा, वो भी हम आप लोग को देखेंगे। तो अगला स्टेप हमारा जाएगा स्विच रूम में। तो ये वायर यहाँ से ऊपर गया, सारी वायर इकट्ठी होते हुए ऊपर आप पोल देख रहे हैं, इस पोल के माध्यम से सामने स्विच रूम में चला जाएगा, ठीक है। धीरे से हमारा स्विच रूम में पीछे की तरफ आती है तो ज़्यादा समझ में आएगा। स्विच रूम में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, स्विच रूम होता है, यहाँ पे जल्दी किसी को अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि अब चीज़ें खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिक नई चीज़ें हमारे पास में आ गई। आप सिक्योरिटी, तो हम लोग जब काम करते थे शुरू में याद है इनिशियली जब हम लोग, तो नो बडी अलाउ इन द स्विच रूम, क्योंकि अब चूंकि चीज़ें से टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी जगह हम नए स्विच ला रहे हैं, IP स्विच। आप पीछे से इधर आएंगे, दिखाता हूँ, कोई एक रैक मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये जो वायर है वहाँ से MDF से होते हुए सारे कस्टमरों का वायर आ गया हमारे पास में, ठीक है, सारे कस्टमरों का वायर आ गया, ठीक है। अभी हम क्या करते थे उस जमाने में, पहले आज से 20 साल पहले, काफ़ी अभी दिखाऊंगा कब का बना हुआ है, 8 कस्टमरों का वायर खुद ही हम लोग बनाते थे और ये पूरा का पूरा यहाँ पे वो कर लेते थे, टैग ब्लॉक बना लेते थे, ठीक है, वायरिंग कनेक्टर टाइप का। तो इसमें हम लोग खुद लोग यहाँ पे जो पोस्टिंग होते थे उन 8 का ग्रुप बनाते थे, 8, 16, 24 ऐसे, और नॉर्मली 8 का ग्रुप है, ठीक है, यानी एक वायर में 8 कस्टमर हो गए। और ये हमारा स्विच रूम है, ये निकला हुआ है क्योंकि इस पर अब कोई टेलीफोन नहीं है, क्योंकि जमाना बदल रहा है। लेकिन जो लगे हुए हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो लगे हुए सेम चीज यहाँ पे आपकी लगी हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें लगा हुआ है स्विच रूम में। तो पहले इंसान जोड़ते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया तो ऑटोमेटिकली स्विच के माध्यम से जुड़ रहा, हमें पता नहीं चला, लेकिन काम वही हो रहा, ठीक है। तो लोकल कस्टमर यहीं से हो गया, ठीक है। अगर यहाँ का कस्टमर नहीं है तो शहर के मेन स्टेशन में भेजेगा। आपको याद आ रहा होगा जब लोकल नहीं होता तो फिर शहर का मेन डीटैच में भेजना था। तो डीटैच में भेजने के लिए इन कस्टमरों का इकट्ठा वायरिंग यहाँ कर दी गई। ये हमारा PCM वायरिंग, इनके कार्ड देखेंगे थोड़ा अलग से है, ठीक है, जैसे PCM है, नीचे भी पड़ा हुआ है। तो इन 8 वायरों का इकट्ठा करके यहाँ पे आ गया। एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। तो इन 8 का एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर हम कन्वर्ट करते हैं और दूसरे मेन एक्सचेंज में भेज देते हैं। तो कितना ये पीछे का हिस्सा है, इसमें कुछ नहीं है। अभी आप तो बहुत लकी हैं कि अभी आपको दिख रहा है 8 वायर। अब तो जैसे नए जमाने में इंटरनेट वाला आ गया तो उसमें आपको पता ही नहीं चले कब इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी अपडेट हो रही है, ठीक है। तो ये अब इसको हम फ्रंट में देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है, सारे वायर आए। अब जो काम हो रहा है प्रोसेस हो रहा है, लोकल का नहीं जोड़ देगा, नहीं है तो इनको उठा के इसमें भेज देगा। नहीं बोलेंगे PCM कार्ड, क्या बोलेंगे, पल्स। आज के जमाने में ये यूज होता है, ये यूज हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ये चल रहा है अभी, लेकिन आने वाले टाइम में और IP स्विच हो जाएगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा। सब सॉफ्टवेयर बेस में एक IC आएगी, IC के अंदर सारा काम, ये वायर सब गायब हो जाएगा। अभी तो आप पहले देखो, पहले जब ये वाला चीज नहीं था, ऑपरेटर बैठे थे तो आपको दिखाई दे रहा है ये मिस्टर A मिस्टर B से मिला रहा हाथ से। अब वो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही, ये मशीन कर रहा है ऑटोमेटिक। अब ये वायर वाला भी काम खत्म होने वाला है, क्योंकि अब घर में एक ही पेड़ से सारे लोग हम लोग जुड़ जाते हैं, ठीक है। जब आप मोबाइल से हॉटस्पॉट बनाते हो ना, कहाँ दिखता है, लेकिन काम वैसे ही हो रहा है। ये नहीं कि काम कोई बदलाव हो जाएगा, ठीक है। अभी को हम फ्रंट से देखते हैं, पीछे देखने में आपको ऐसे दिखाई देगा। ये वाला दिखा दो, ये हमारा 99 6 सितंबर 99 का हुआ है। ये कितना पुराना हो गया, 21-22 साल पुराना लगा है, तो कितनी बड़ी चीज रही होगी, ठीक है। और ये कार्ड जो है, एक एक कार्ड में 8 कस्टमर हैं, समझ में आ गया। और ये वाला कौन सा कार्ड बता रहा था मैं आपको, जिसमें अगर इनमें कस्टमर नहीं ऊपर चला जाए इलेक्ट्रॉनिक्स, और फिर इसका केबल निकल के कहाँ पे जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का रोल कब होगा, जब मेन एक्सचेंज में भेजना होगा। और ये कंप्यूटर में जो कुछ ऑपरेशन होता है, यहाँ पे इसका रिकॉर्डिंग होती है। ये सारे इनके कैसेट उस समय अभी भी हैं, अब तो चूंकि सब ने अपने पास खुद ही रख लिया, नया जमाना आ गया, तो इनकी कैसेट रिकॉर्ड होती थी, कौन कितने कॉल कर रहा है, सारी रख के जाते थे रिकॉर्डिंग जो सारी बिल्कुल, ठीक है। और जब कोई क्राइम होता था तो ज़्यादा FIR दर्ज होती थी तो बुलाते थे, तो फिर हमको डायरेक्ट लाइव उस पर भी रखते थे। तो ये आप कोई कहना, इसका टाइम पीरियड होता था 3 महीने, 6 महीने, साल भर, जैसा कॉल डिलीट हो जाती है, फिर उसके बाद हम डिलीट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी तो डिलीट करते नहीं पड़ा रहता था, अब तो उतना कस्टमर नहीं होता था, अब समय के साथ। अब रिकॉर्डिंग सर इसमें होती है, अभी भी है, ऐसा नहीं है, हर चीज क्या बिल्कुल अभी उसमें कर देते हैं, उसमें कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो केबल निकलेगा उससे ये बोलेंगे PCM, ये सब वायर है, कॉपर वायर है आपके पास में। फिर एक कहाँ जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का काम होगा मेन एक्सचेंज भेजने के लिए। तो हमारे तीसरा रूम ट्रांसमिशन रूम है, जो फ्रंट में है, हम वहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन सर, इसकी लाइट
आजी आजी ले लीजिएगा, ले लीजिए, भी करा देंगे। ये हमारा ट्रांसमिशन रूम है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो वायर है, एक वायर है, ठीक है ना, हमारा पीसीएम कॉन्सेप्ट यूज होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। वो 30 कस्टमरों का ग्रुप बनाता है, यानी इसमें 30 कस्टमरों का ग्रुप इकट्ठा करके 120 कस्टमर है तो ऐसे 4 पीसीएम हमारे पास में आ जाएंगे। ये क्योंकि जब सिस्टम लगता है तो पूरा का पूरा बड़ा सिस्टम ही लगाते हैं, तो सारा पीसीएम यहाँ इकट्ठा हो गया। अब ये फिर इसका ये सिस्टम है, इसमें 2 चीजें होंगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें 2 चीजें होंगी, जितने इलेक्ट्रिकल वायर इनको आपके जमाने में क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में बदलना है, ठीक। तो ये यहाँ पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट होगा। ये पूरा ये देखिए, ये क्योंकि पुराना ये बता चुके हैं, इसकी जगह पे नया आ गया, क्योंकि इसमें अभी देखो वायर दिख रहा था सारा। अब इससे भी लेटेस्ट बिल्कुल एडवांस सिस्टम हमारे बगल में लगा हुआ है, इसमें कहीं आपको वायर भी दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आते जाएंगे ना, नई आसी चीजें छोटी होती चली जाएंगी। तो ये आपका जो फाइबर है ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। ये वायर, एक वायर वहां से आया स्विच रूम से, अभी ये एक ही में सारा आ गया पूरा, ठीक है। अभी एक फाइबर बदल दिया, अभी ये फाइबर हमारा निकल के ये वायर इस साइड से नीचे नीचे ऊपर से आया ऊपर, ये वाला जो है ये पीछे, ये वाला इस टाइप का है, तो कस्टमर का वायर आया, अभी पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट हो गया। अब इतने सारे का एक छोटा सा फाइबर में कन्वर्ट होगा, एक ही फाइबर ये तुरंत मेन एक्सचेंज को भेज देगा। मेन एक्सचेंज चले जाएंगे, वहां पर भी रिटर्न, फिर पीसीएम, फिर स्विच रूम डिसाइड करेगा कहाँ का है, अगर किसी और स्विच रूम का तो वहाँ भेजेगा, किसी लोकल टेलीफोन एक्सचेंज का तो लोकल टेलीफोन एक्सचेंज में भेज के एमडीएफ के माध्यम से जोड़ देगा, या फिर वो फिर टावर के माध्यम से मोबाइल से जोड़ देगा। तो ये इसका पूरा का पूरा एक पाथ होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन क्लियर हो गया? पाथ कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही आपका चलता है, राइट। ये पूरा फाइबर, अब फाइबर जो घर तक, अभी क्या जो आप वायर देख रहे थे, अभी घर तक आदमी कस्टमर कैसे जुड़ा हुआ है, या तो मोबाइल टावर से जुड़ा हुआ है, या तो कॉपर वायर से जुड़ा हुआ है। अभी पूरा का पूरा चेंज हो रहा है फाइबर में, क्योंकि ये जो कॉपर वायर है इसकी अभी भी स्पीड मैक्सिमम 24 एमबीपीएस से ज़्यादा स्पीड नहीं सकते। अब तो जमाना बदल गया ना, कहीं जीबीपीएस में स्पीड चाहिए, मोबाइल टावर से जल्दी पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही, तो फिर ऑप्टिकल फाइबर, ये जो हमारा फाइबर है, इसकी मदद से हम लोग घर पे पहुंचाएंगे। फाइबर टू द होम, गीगा फाइबर है, जो भी नाम से कंपनियां बेचे, सीधा मतलब है फाइबर घर तक ही हमें देगा। जैसे मोबाइल से टावर पे आते हैं नेटवर्क, फिर टावर से सीधे फाइबर, हाँ वो भी स्विच में आएगा। वो ये जो वायर था ना एमडीएफ वाला, वही तो आपको वायरलेस किया आपको। अच्छा, आप लाइन में क्या था, पूरा घर तक जोड़ दिया। 5-6 किलोमीटर की नहीं होती है। हाँ तो 5 टावर का फायदा हुआ नहीं, 5 किलोमीटर मुझे वायर नहीं बिछाना पड़ा। मतलब कॉपर वायर में क्या 5 किलोमीटर तक हमें केबल डालना पड़ रहा था, तो वही चीज चेंज हुई है, बाकी सब फाइबर है, ठीक है ना। कहीं भी वायरलेस नहीं है। समुद्र में भी आपका फाइबर है, मैंने आपको पहले दिन वीडियो दिखा, दोबारा देखना। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी जाना, सब फाइबर ही फाइबर है। सब वायर भी चाहिए, सब वायर है, वायरलेस तो कुछ नहीं है। वायरलेस तो खाली टेम्पोररी व्यवस्था है कि लोकल कस्टमर के घर में ताम झाम न बनाना पड़े, या वो ऐसी जगह जहाँ हम ये नहीं डाल सकते, वहाँ पे टेम्पोररी बेसिस पे हम लोग यूज करते हैं। जैसे हिमालय के बहुत सारे एरिया है जहाँ पे हम लोग वो नहीं कर सकते, फाइबर नहीं डाल सकते, तो वहाँ पे हमने माइक्रोवेव क्या, लेकिन प्रॉब्लम वही है, आंधी बारिश तूफान, तो वजह स्टेबिलिटी लानी है तो आपको फाइबर इस्तेमाल करना है। आज की डेट में फिलहाल तो ये, ठीक है। ओके, ये अब तक का जो हमने सेशन डिलीवर किया था उसकी रिकॉर्डिंग थी, तो उसके आगे के लिए आज हम लोग बात करेंगे डेटा नेटवर्क के ऊपर, ठीक है ना। तो जस्ट 1 मिनट वेट करिए, रिकॉर्डिंग बना लें। या तो अभी तक हम लोगों ने लास्ट सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग में मैंने शेयर कर दिया था, और जो लोग नए हैं उस रिकॉर्डिंग को पूरा देख लेंगे, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि हमारा जो टेली कम्युनिकेशन सिस्टम है वह किस तरह से काम करता है। और उसमें 2-4 पॉइंट हमने बिल्कुल क्लियर किया था कि टेली कम्युनिकेशन का ही नया नाम आईटी है। आज की डेट में हम लोग जो भी कम्युनिकेशन करते हैं कम्प्लीटली आईटी कम्युनिकेशन कहोगे, ये आप कहोगे कि टेली कम्युनिकेशन का नया नाम ही आईटी है। सीधी सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है। दूसरा, उसमें हमारा जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है जो अब तक हमारा चल रहा था, उस पर हम लोगों ने पूरा, मैंने 1 बाय 1 पीपीटी के माध्यम से आपके सामने रखा था, और साथ में आज उसका हमने लैब विजिट के माध्यम से आपको दिखा दिया। तो ये हमारा अभी तक का सफ़र रहा है। और आज के सफ़र में हम बात करेंगे डेटा नेटवर्क। डेटा नेटवर्क जो है हमारा सन 2005 के बाद हमारे फील्ड में इम्प्लीमेंटेड हो चुके थे, ऑलमोस्ट सभी के घरों में भी जो भी कम्युनिकेशन व्यवस्था है वो दी जा चुकी है, और आज भी हम लोग इसी नए नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। हमारा जो नया नेटवर्क है वो डिपेंड है राउटर पे। तो सबसे पहले मैं, अगर लास्ट सेशन में भी पूछा होगा, नहीं है तो फिर दोबारा पूछता हूँ
तो कोई अनम्यूट हो सकता है? यस, किसी को अखिलेश, अखिलेश सिंह, आप अनम्यूट हो सकते हैं। मैंने ये पूछना है कि क्या आप लोगों ने राउटर देखा है? आप लोग अगर चैट में मैसेज करके मुझे बता सकें कि क्या आपने राउटर देखा है, कहाँ पे देखा है, अगर देखा है तो। यस प्रियंका, आप अनम्यूट होके बात करेंगे तो जल्दी अच्छा रहेगा, क्योंकि वन साइड वे तो फिर तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग ही शेयर कर दूं, फिर लाइव इंटरेक्शन का कोई लेना देना नहीं रह जाता। चलिए, ये यस राउटर, सर। राउटर का कहाँ देखा आपने? सर घर पे मतलब वाईफाई लगा हुआ है तो। घर पे लगा हुआ है? हाँ वाईफाई लगा हुआ है तो वैसे। ओके, घर पे वाईफाई लगा हुआ तो उसको आप राउटर समझते हैं। जो रियल राउटर होता है, उसकी कीमत स्टार्ट होती है सन 2016 से पहले। जो मिनिमम राउटर आते थे, मिनिमम 5 लाख रुपीज से आते थे, 5 लाख रुपए का, सीधी सी बात है। और आज भी आप अच्छा राउटर खरीदने जाएंगे, ओरिजिनल राउटर खरीदने जाएंगे, 1.5 2 लाख से नीचे का तो आएगा ही नहीं। ठीक है ना? तो राउटर एक बहुत बड़ी चीज है। राउटर का एक दूसरा नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर। अगेन आई रिपीट, द न्यू नेम ऑफ द राउटर इज, या यू कैन से कि अनदर नेम ऑफ द राउटर इज मिनी सुपर कंप्यूटर। ठीक है ना? तो फिर घर पे क्या है, तो इसके लिए मैं कंजन दोबारा आपको अनम्यूट कराना चाहूंगा। आपने टाइगर बिस्किट का नाम सुना है? यस सर। आया भी होगा। यस सर। तो मेरा सवाल अब है कि टाइगर बिस्किट में आप बिस्किट खा रहे हैं या टाइगर खा रहे हैं? बिस्किट सर। टाइगर क्या है? टाइगर एनिमल। नहीं, बिस्किट के अंदर टाइगर क्या है? जो पैकेट बिस्किट पे लिखा है टाइगर बिस्किट, दैट इज द कंपनी नेम, ब्रांड नेम, यही तो है, बट वो रियल में टाइगर तो नहीं है ना। नो जैसे फिल सर। तो इसका मतलब सेम चीज हमारे राउटर के ऊपर भी अप्लीकेबल है। वाईफाई के, घर का जो वाईफाई है, राउटर यस की सर। कुछ क्वालिटी उस वाईफाई के अंदर डाल दिया गया है। इसलिए हम घर के वाईफाई को राउटर वाईफाई कहते हैं, राउटर मॉडेम कहते हैं, राउटर स्विच कहते हैं। यानी इसका, ओके और सर। हमारे हिंदुस्तानियों की, हम सबकी आदत होती है, हम आधे सब को खा पी के खत्म कर देते हैं। ठीक है ना? तो राउटर वाईफाई में एक्चुअली घर में जो लगा वाईफाई था, लेकिन हम लोगों ने वाईफाई शब्द को खत्म कर दिया, केवल राउटर शब्द छोड़ दिया। ठीक है ना? तो इस तरह, लेकिन आप लोगों को, चूंकि इंडस्ट्री में आप लोग इसीलिए आते हैं कि इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल मैनर में हम लोग क्या सोचते हैं, आप लोग उससे जुड़ सकें, समझ सकें और जान सकें। ठीक है? तो राउटर वाईफाई मीन्स की दैट इज द वाईफाई, और उसके अंदर राउटर की कुछ क्वालिटीज होती हैं जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में मैं यहाँ पर अपने स्टूडेंट को बताता रहता हूँ। ठीक है? उसकी कुछ क्वालिटी हमारे मॉडेम या वाईफाई के अंदर डाल दिया जाता है, तो उसको उसी आधार से हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं, राउटर वाईफाई या राउटर मॉडेम। ठीक है? राउटर का दूसरा नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर। आप कह सकते हो कि नॉर्मल कंप्यूटर से आप इतना सारा काम कर सकते हैं, राउटर तो बहुत बड़ी चीज है, उसके बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। और पूरा का पूरा कम्युनिकेशन व्यवस्था, ना कि इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की पूरी कम्युनिकेशन व्यवस्था आज हमारे राउटर के ऊपर ही निर्भर है। ठीक है? तो उसी पे हम लोग, मैं पीपीटी की मदद लूंगा, और पीपीटी की मदद से थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, चीज़ें थोड़ी फास्ट हो जाएं। ठीक है? सबसे पहली बात की, टेलीकॉम का नया नाम आईटी है। उसी तरह जो टेलीफोन लाइनें बिछी हुई थी, उसका नया नाम डेटा नेटवर्क है, डाटा लाइन है, या इंटरनेट की लाइन है। ठीक है? लाइनें हमारी वही थी, क्योंकि इस पे सुविधाएं हमने और बढ़ा ली, उस हिसाब से हमने नया नाम दे दिया। ठीक है? तो अगर आप कंपेयर करने की बात करोगे, ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर मैं कंपैरिजन करूं पुराने नेटवर्क में और नए नेटवर्क में, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस ये नजर आएगा कि पुराने में हम लोग नंबर डायल करते थे और एक दूसरे से बात करना हमारा प्राथमिकता थी। समय बदला तो हम लोगों ने उसी पुरानी व्यवस्था पे थोड़ा सा वैल्यू एडेड सर्विसेज लाइक, कह सकते हो कि फैक्स सेवाएं, एसएमएस, इवन बीच में हम लोगों ने एक पेजर सेवा भी चालू की थी मोबाइल के केस में। ठीक है ना? तो ये समय के साथ खत्म हो गया, क्योंकि सारी चीजें नए हमारे प्लेटफॉर्म पे आ गई। नया नया प्लेटफॉर्म का मतलब है करंट नेटवर्क। आज का जो करंट नेटवर्क है उसको हम लोग डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। और अभी जैसे अभी मैं भी जुड़ा हूँ, और आप भी रिमोटली मेरी बातों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरे स्क्रीन पे मैं जो शेयर कर रहा हूँ, आप उसको भी देख पा रहे हैं, मेरी आवाज़ को भी सुन पा रहे हैं, मेरी वीडियो भी देख पा रहे हैं।
तो ये जो मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन है ये नए नेटवर्क में बहुत आसानी से होता है, ठीक है। लेकिन उसी हिसाब से हमें डिवाइसें भी चेंज करनी पड़ी। पहले हम केवल यूज करते थे टेलीफोन, ठीक है, बाद में थोड़ा सा फैक्स मशीन आ गया, ठीक है। लेकिन अब हम जो व्यवस्था यूज करते हैं, आपके पास स्मार्ट डिवाइस है। स्मार्ट डिवाइस क्या होती है, लास्ट सेशन में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। टैबलेट हो गया, मोबाइल फोन हो गया, सब स्मार्ट डिवाइसों का ही पार्ट है, ठीक है। अगर हम ओवरऑल कंपेरिजन करने बैठ जाएंगे ना, तो पुराने नेटवर्क में नए नेटवर्क में, तो आपको दोनों चीजें बिल्कुल मैच करती हुई नजर आएंगी। जैसे टेलीफोन लाइन मैंने बोला ना, डेटा नेटवर्क, NIB 1। NIB 1 था नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1, यानी जो पुरानी जो टेलीफोन लाइन थी उसी में हैंडसेट बदलकर या टेलीफोन लाइन हटाकर हमने कंप्यूटर लगा दिया और उस पर हमने इंटरनेट करने लगे, तो उसको हमने बोला पुरानी लाइन पर इंटरनेट की देने की व्यवस्था को हम लोगों ने NIB 1 नाम दे दिया। लेकिन सन 2005 में भारत सरकार ने एक नई लाइन बिछाई और उसमें राउटरों की मदद लिया, और हमारी जो नई लाइन है उसको हम लोग NIB 2 बोलते हैं, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 2। और आज की डेट में हमारा पूरा कम्युनिकेशन जो है इसी नई लाइन पे है। NIB 2 को और भी अलग नामों से जाना जाता है, मेन नेटवर्क, कोर नेटवर्क, एम्पिलस नेटवर्क, बहुत सारे नाम है। आप जैसा देखते हैं उस हिसाब से उसका नॉमिनेचर कर सकते हैं। ये उसके लिए कोई बाध्य नहीं है कि इसी नाम से बोला जाए। हर कंपनी अपने हिसाब से नॉमिनेचर करती हैं, आप भी अपने नाम से कर सकते हैं, बट एक कॉमन नेम सभी में मिलेगा, NIB 2, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 2। पहले हम टेलीफोन नंबर होते थे। हम आज का जो कम्युनिकेशन है, मैंने आपको ग्रुप में जो भी आपके मेंटर रहेंगे आपको लिंक दिया और आप जुड़ गए हमसे, मेरे आप कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया, हमने एक दूसरे को नंबर डायल नहीं किया, ठीक है। तो कम्युनिकेशन कैसे हुआ, जब तक नंबर नहीं होगा मेरे पास में और आपका तो हम बात नहीं कर पाएंगे, तो कंप्यूटर कैसे कम्युनिकेशन करेगी। तो वेरी सिंपल, जो टेलीफोन नंबर है उसी का नया नाम है IP एड्रेस। अगर इन टेलीफोन नंबर क्या होता था, डेसिमल नंबर कॉन्सेप्ट होता था, और IP एड्रेस क्या है हमारा, बाइनरी नंबर। आप ये कह सकते हो द बाइनरी वर्जन ऑफ द टेलीफोन नंबर इज द नोन एज IP एड्रेस, ठीक है। और इसके अलावा जो लास्ट के दो हैं इस पे भी हम बात करेंगे, आज थोड़ा समय मिलेगा तो पहले मैं इसी पे बात करूंगा। तो ये हमारा टेलीफोन नंबर, इस पे हम बात करते हैं। चलिए एक काम करते हैं, पहले मैं नए नेटवर्क को आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम बैक करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, जो हमारे नए नेटवर्क बिछाए गए, ये हमारा BSNL या यू कह सकते, क्योंकि देश की जो नेशनल लाइन है वो हमारी यहाँ डाली गई है। ये सारे राउटर रियल लोकेशन पे हमारे डाले गए हैं। कहाँ कहाँ डाले गए हैं, दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में। इसके सपोर्ट करते हुए और भी सारे राउटर हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपली आपको साधारण भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देश की मेन लाइनें हैं, और मेन लाइनें कहाँ कहाँ लोकेशन में, दिल्ली, मुंबई, और आप कह सकते हैं सारे सुपर कंप्यूटर आपस में जोड़े गए, और कैसे जोड़े गए हैं, ऑप्टिकल फाइबर। और ये हमारी NIB 2 लाइन है, मेन लाइन, ठीक है। और आप में सभी लोगों ने डेफिनेटली, अगर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो टोपोलॉजी जरूर पढ़ा होगा, स्टार, मेष, ब्रिज। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये कौन सा टोपोलॉजी है, स्टार है, मेष है, ब्रिज है। आपकी जानकारी जो है आप अपने चैट के माध्यम से आंसर दे सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि हर एक राउटर, या आप कह सकते हो हर एक सुपर कंप्यूटर, सीधा का सीधा मुंबई से, चाहे कोलकाता से या चेन्नई से डायरेक्ट भी जुड़ा हुआ है, और आपस में इनडायरेक्ट भी जुड़ा हुआ है। ये जो टोपोलॉजी कहलाती है मेश टोपोलॉजी कहलाता है, यानी देश की जो नेशनल लाइन है वो मेश टोपोलॉजी। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया कि अगर ये लाइन ब्रेक हो गई, जरा से भी कहीं से लाइन से ब्रेक हो गई, ठीक है, मान लीजिए दिल्ली से कोलकाता ब्रेक हो गया, क्योंकि जमीन, केबलें कहाँ पड़ी है, जमीन में पड़ी हुई है, ठीक है, और ब्रेक हो गया, तो भाई ऐसा नहीं कि हमारा कोलकाता से जुड़ाव खत्म हो जाएगा। हमारे पास और ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बाया चेन्नई भी जा सकते हैं, बाया दिल्ली होते हुए मुंबई भी होके जा सकते हैं, बाया बेंगलोर भी होके जा सकते हैं। और ये काम चूंकि बहुत फास्ट होता है तो हमें पता नहीं चलता है। तो हम मैश टोपोलॉजी रखने का बेसिक लॉजिक ये है कि हम किसी भी हाल में इस लाइनों को और ब्रेक ना हो पाए। तो ये जो राउटर थे, ये जो मेन राउटर था, ये आपका, इसको, ये जो राउटर यूज करेंगे, BSNL ने सबसे पहले यूज किया था सिस्को कंपनी का। और जब हमने इनिशियली इसको स्टार्ट किया तो इसकी एक की कीमत 2 करोड़ रुपए की थी ये। और एक नहीं, सबके साथ दो दो राउटर पैरेलल में लगाए गए, किसी वजह से एक बंद हो जाए तो दूसरा काम करे। और राउटर जो ओरिजिनल होते हैं उसके अंदर भी हर चीज ड्यूल मोड में होती है, यानी कि
राउटर के अंदर भी आप अगर ओरिजिनल राउटर देखेंगे तो उसके अंदर 2 पावर सप्लाई होगा, 2 कंट्रोल कार्ड होगा। अगर राउटर के अंदर एक पोर्शन बंद भी हो जाए तो दूसरा काम करता रहता है, ठीक है। क्योंकि राउटर को हम एक पल के लिए बंद ना करें और ना ही कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है तुरंत ब्रेक हो जाएगा। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं इसी नई लाइनों पे व्यवस्था के ऊपर हम लोग जुड़े हुए हैं और कम्युनिकेशन हो रहा है हमारा, राइट, ठीक है। उसके बाद आती हैं इन्हें बोला गया बेसिकली, जब ये शुरुआती दौर में पास हुआ था तो उस समय कहा गया कि हम किसी भी हाल में ये जो नेशनल लाइन है प्राइवेट हाथों में नहीं डालेंगे। बाद में गवर्नमेंट ने थोड़ा पीपीपी मॉडल इस्तेमाल किया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है ना। इस मॉडल के तहत कुछ प्राइवेट कंपनियों को भी मदद कराई गई, आपस में एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन किया गया। अदरवाइज ओवरऑल जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये नेशनल लाइन है, ये हमेशा चाहे कैसा भी हालात हो जाए, सिचुएशन हो जाए, हमेशा ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा। बाय डिफॉल्ट बीएसएनएल के कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि ये देश की नेशनल लाइन है। आसानी से हम हमारी पूरी जिंदगी जो है मोबाइल फोन पे या फिर हमारा कंप्यूटर पे हर चीज हमारी इंटरनेट से जुड़ी है, तो 100% तो हम प्राइवेट के हाथों में जाने नहीं दे सकते। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। तो बीएसएनएल पहले भी था, अभी भी रहेगा। हाँ, पब्लिक से कितना रहेगा वो अलग मैटर है, वो समय बताएगा। हालांकि अब उसमें भी गवर्नमेंट मदद कर रही है और सभी लोग अपने मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट मेक इन इंडिया आपके सामने, 4G 5G आपके सामने आ रहा है और उम्मीद है कि जनवरी से, कमिंग जनवरी से प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर दे। और ऐसा भी हो सकता है कि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, अभी तो अभी तो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है तो भी इसका फायदा हम सबको मिल रहा है, बट अभी एक्चुअल इससे स्टार्टिंग होगी। जो एक्चुअल में फील्ड ग्राउंड पे दिखना शुरू होगा वो आपका जनवरी 2025 के बाद ही दिखना शुरू होगा, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पब्लिक से अभी से अवेयरनेस होना शुरू हो गई है और उम्मीद करता हूँ कि और अच्छा रहे, क्योंकि हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है नेशनल लाइन। सेकेंड इज दैट कि अब वो कंपनी जो आपको इंटरनेट देती है, ये राउटर हो गया मेन राउटर, ठीक है। दूसरा राउटर लगा जिसे हम लोग बोलते हैं पी राउटर, कुछ लोग बोलते हैं पी राउटर, कुछ लोग कहते हैं आईएसपी राउटर। आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बीएसएनएल एक आईएसपी है, रिलायंस एक आईएसपी है, एयरटेल एक आईएसपी है, जियो आपका आईएसपी है। सब जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करे वो आईएसपी कहलाएगा, लॉजिक सी बात है, ठीक है। तो वो अपना राउटर जहां लगाना चाहे लाइसेंस पास कराए और हिंदुस्तान में जहां जहां जिन जिन एरिया में लाइसेंस मिला है जैसे बिछाना चाहे, जैसे लगाना चाहे, ये सारी चीजें उनके हाथों में है, ठीक है। तीसरा है आपका कॉलेज कैंपस हो गया, या हम लोग डायरेक्टली घर पे लेते हैं। मान लीजिए आसानी समझने के लिए कि आपके कॉलेज कैंपस में अगर इंटरनेट लेना है तो आपके कॉलेज कैंपस में एक लीज लाइन ली गई होगी और फिर एक राउटर लगाया गया होगा। अब ये राउटर बाया खुद परचेज कर सकते हैं या रेंट के द्वारा आप पर्टिकुलर आईएसपी से ले भी सकते हैं, ठीक है। और कस्टमर एज राउटर तो फिर हमारा यहाँ पर स्विच लगेगा, एक स्विच से दूसरा स्विच, ठीक है, दूसरा स्विच से हम तीसरा स्विच भी लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम कंप्यूटर भी जोड़ सकते हैं, जितना चाहे उतना जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया, वो भी हम आपसे क्लियर कर देते हैं। टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क, डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क क्या होता है, कोई बता पाएगा? टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क, कितने टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क होते हैं आपके पास में? लैन, मैन, कैन, सैन, पैन, इतने सारे होते भी हैं। किसको अनम्यूट किया जाए? यस, हितेश, कोई अनम्यूट हो जाओ भाई तो ज्यादा अच्छा लगता है। सर 3 टाइप, लैन, मैन और हाँ, एक नाम बताए, लैन, मैन और वैन। आपने बोला लैन हो गया, और एक बोला मैन हो गया, और एक बोला आपने वैन हो गया, यही बोल रहे हैं ना? वैन, यस सर। बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा भी अगर लोगों को क्या होता है ना, हमारे टाइम में जब हम लोग पढ़ाई करते थे ना तो हमारा एक मित्र था, ठीक है, टॉपर भी था, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उसकी एक हरकतें बड़ी हमें अजीब लगती थी। हम तो, मैं जब लिखता था तो मेरी कॉपी मुश्किल से 1.5-2 पेज में भर जाती थी। वो पता नहीं क्या लिखता था कॉपी में, कुछ भरता ही रहता था, एक कॉपी बी सी पता नहीं कितनी कार्बन कॉपियां भर देता था वो, ठीक है। तो मैं सोचा तुम लिखते क्या हो, ठीक है। तो मुझे याद आ गया कि हमारे टाइम में भी फाइनल सेमेस्टर में मेरा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग लिया था, तो उसके अंदर ये टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क आया था। तो मैंने भी यही 4 लिखा था, इसके अलावा मैंने एक और लिखा था पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना।
अब हमारा वो जो फ्रेंड है ना, जो टॉपर है, उसका नाम प्रवीण सक्सेना है, ठीक है, वो भी बीएसएनएल में ही है, वो भी कानपुर के अंदर, ठीक है। तो उसने उसकी कॉपी देखा ना, तो उसने, मैंने क्या भैया तू कितनी लंबा है, और उसने 12 तरह का एरिया नेटवर्क लिख डाला। मैंने कौन कौन से, कि भाई मेरे बुक्स में नहीं, 12 तरह से भी होते हैं ज्यादा ज्यादा, लैन, मैन, कैन, सैन, पैन। इसके अलावा उसने, और मैंने कुछ याद आ रहा मुझे, कैन भी लिखा था, कंट्री एरिया नेटवर्क, स्टेट एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, डब्लू लैन, वायरलेस एरिया नेटवर्क, बी लैन, पता नहीं कहाँ कहाँ से लैन इतना लिख डाला, ठीक है ना। तो मुझे याद आ गया एकदम से पढ़ाते हुए, तो मैंने आपके सामने बात रखी। मैं अब आपसे जो कहना चाहता हूँ कि वो तो एग्जाम की बात थी, एग्जाम में आया तो आप भी लिखिए, नंबर पाइए, वो आपका मैटर है, ठीक है। लेकिन जब फील्ड में आते हैं तो क्या वास्तव में होते भी हैं या नहीं, क्वेश्चन अभी उठता है। ठीक है, ये तो हमने किताबों में पढ़ा होते हैं, क्योंकि जब शुरुआती चीज आती है तो हम बहुत सारी चीजें नई नई तरीके से डिफाइन करते हैं, बताते हैं, लेकिन वास्तव में क्या ये होते भी हैं या नहीं, ठीक है ना। तो इसमें यस, बताएंगे दोबारा से कि फील्ड में कितने तरीके से हो सकते हैं सारे। यस, कोई बता सकता है, चलो आपने। देखिए, मैं एक चीज और बता दीजिए कि कितने लैन, कितने किलोमीटर तक आप ट्रांसमिट कर सकते हो, कितने किलोमीटर तक की दूरी पॉसिबल है लाइन की, इसका कुछ आइडिया है? एनी आइडिया? यस, कौन बताएगा? प्रियंका, पीयूष? अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे उसके हिसाब से कुछ आइडिया है तो आप बता दीजिए, चैट में लिखिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप आज भी बुक्स उठा के पढ़ेंगे तो वही बोलेगा, फ्यू किलोमीटर, या फ्यू लाइक 1 किलोमीटर, या विद इन कैंपस, इस तरह की भाषा यूज करेगा। बट सच्चाई ये है कि आज हम लाइन को, जो फील्ड में है, जो फील्ड में काम करते हैं, उनके हिसाब से लाइन की डेफिनेशन होता है राउटर, कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट, उससे निकला हुआ केबल। अब इससे मान लीजिए मैंने स्विच लगाया, ठीक है ना, एक स्विच और लगा दिया, और फिर हमने यहाँ पर मीडिया कन्वर्टर लगाया, और मीडिया कन्वर्टर इसको कन्वर्ट कर दिया ऑप्टिकल फाइबर में, सपोज करो। और आजकल मीडिया कन्वर्टर ऐसे आ रहे हैं, हुआई का एक हमारे पास में मीडिया कन्वर्टर है जो ट्रांसमिट कर सकता है 100 किलोमीटर तक, लेंथ भेज सकता है। नॉर्मली मीडिया कन्वर्टर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक आते हैं, 5 किलोमीटर तक की मीडिया कन्वर्टर आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन अभी कोरोना काल से पहले हमारे पास एक टेस्टिंग के लिए हुआई का मीडिया कन्वर्टर आया, जिसमें 100 किलोमीटर तक ये डिस्टेंस सेंड कर सकता है फॉर इंटरनेट पर्पज के लिए। तो यहाँ पर जब हमने इसको लगाया, और फिर हमने 100 किलोमीटर दूर मान लो हमने लगा दिया, और फिर हमने मीडिया कन्वर्टर लगाया, फिर हमने स्विच लगाया, और स्विच से हमने कंप्यूटर जोड़ दिया। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं 100 किलोमीटर दूर का जो कंप्यूटर, इससे कोई चीज डाटा निकलते घूमते फिरते यहाँ तक आ जाए, ठीक है, तो राउटर का जो सिंगल पोर्ट है वह एक लैन कहलाता है। तो लैन में डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है, 100 किलोमीटर दूरी तक जो भी आपका घूमते फिरते उसी राउटर के पोर्ट में आ जाए, तो आपका वो सिंपली लैन कहलाएगा। अगर इसी राउटर से कंप्यूटर यहाँ लगाया, और इसी के बगल में साइड में ही इसी दूसरे पोर्ट से निकालकर मैं एक कंप्यूटर लगा दूं, ठीक है ना, तो ये दूसरा लाइन कहलाएगा। ये दूसरा लाइन हो गया, और ये दूसरा लाइन कहलाएगा। दो डिफरेंट लाइन आपस में वैन कहलाएंगे। और वैन में भी लोग कहेंगे जियोग्राफिकली, भाई वो जमाना गया। आज जो हमारे पास चीजें हैं हम उसके हिसाब से डिफाइन करेंगे। आज हमारा डिफाइन है राउटर के दो डिफरेंट पोर्ट डिफरेंट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दिस इज द वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। और वाइड नेटवर्क में दो चीजें हैं, अगर आप इसको पब्लिक डोमेन में यूज करोगे, ठीक है, और दूसरा होता है प्राइवेट। अगर आप पब्लिक डोमेन में यूज करोगे तो इंटरनेट कहलाएगा। मैं भी यहाँ जुड़ा हूँ, किसी न किसी लैन में जुड़ा हूँ, राउटर से जुड़ा हूँ, क्योंकि सब कुछ आज इसी नए नेटवर्क पे है। आप भी कहीं जुड़े हैं, भले टावर में भी रिलायंस जियो फर्स्ट कंपनी थी जिसको इस बात की बीएसएनएल ने परमिशन दी। बीएसएनएल के बहुत सारे टावर यूज कर रहा वो, ठीक है। आपको अगर सर्च करेंगे डेफिनेटली मिले, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही ढूंढ लेंगे तो बहुत सारे। तो उसने उसको क्या किया गया, उसने क्या किया, इसी नेटवर्क पे पहली कंपनी थी जो अपना एलटी नेटवर्क का टावर लगा दिया, इसी स्विच से उसने टावर लगाया, और आप इससे जुड़ गए। तो दिस इज द 4G के नाम से उसका एक्चुअली जो टेक्नोलॉजी थी 3.96G है,
लेकिन वो 4G के नाम से मार्केट में अग्रेसिव तरीके से आई। ठीक है, तो पहला नेटवर्क था जिसपे उस लाइन पे उसने इंटरनेट दी। ठीक है, तो आपका जो मोबाइल है अगर किसी आज के 4G का है या उससे ऊपर का है तो डेफिनेटली इस नए नेटवर्क पे जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो आपका जो मोबाइल है वो कोई ना कोई लैन होगा, मैं भी कोई ना कोई लैन में बैठा हूँ, तो आप डिफरेंट लैन है, मैं डिफरेंट लैन हूँ, हम दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, वैन कहलाएंगे। और चूंकि पब्लिक डोमेन में है, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, मैंने लिंक दिया जुड़ गया, मेरे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, मैं किसी को लिंक, तो हम लोग इंटरनेट कर रहे हैं। लेकिन अगर यही चीज सेम लाइन तो सेम होगी, लेकिन उसे पब्लिक डोमेन में अलाउ ना किया जाए तो वो कहलाता है इंट्रानेट। जैसे कोई कंपनी जो होती है, कंपनीज कहती है भाई मेरा जो नेटवर्क है सिर्फ मेरे ही लोग खोलें, मेरे अलावा कोई दूसरा बाहरी आदमी उसमें ना एंट्री करे। बीएसएनएल के बहुत सारे नेटवर्क है, बीएसएनएल में हमारी बिलिंग लाइन सिस्टम इसको बोलते हैं सीडीआर लाइन, सीडीआर लाइन में बाहरी पर्सन नहीं अलाउ है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई रुड़की बैठा है, कोई हल्द्वानी बैठा है, कोई साउथ में बैठा है, और कंपनी सेम है, तो हम एक दूसरे को कम्युनिकेशन कर पाएंगे, लेकिन बाहर की दुनिया उसमें कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगी। तो दो ही चीज है, लैन और वैन। वैन का मतलब है दो डिफरेंट लाइन आपस में वैन कहलाएंगे, और वैन में दो कैटेगरी हो गई, पब्लिक डोमेन इंटरनेट और इंटरनल दैट इज इंट्रानेट। ठीक है, ये आपका एक चीज नेटवर्क हो गई आपकी। ठीक है, अब इसमें आपका मतलब है ये, हाँ अब इंटरनेट बहुत सिंपल है, आज आप मोबाइल से जुड़े हैं चाहे कैसे भी जुड़े, ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो इंटरनेट कहलाता है, सीधी सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने भेज रहे हैं दैट इज, और लाइन सारी आपकी ऐसे ही होके जाएगी। ठीक है, अब इंटरनेट देने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया, मैं उस पर आज फोकस करूंगा क्योंकि समय थोड़ा आज कम है, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप टाइम ले लेंगे, जो भी आपका समय मिलेगा हम बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेरी बात आज भी अधूरी लगेगी मुझे लगता है। एनीवे, फिर से पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है आज के दिन में चैलेंज क्या है। अगर आप किसी को, आप उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्हें नंबर डायल करना आता है, जिन्हें इंटरनेट करना आता है, आज से 10 साल बाद ऐसी पीढ़ी आ जाएगी जिसे नंबर डायल नहीं करना है, सीधा लिंक देगा और लिंक से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसने अगर कहोगे कि हमारे जमाने में नंबर डायल होता तो बिल्कुल बिलीव नहीं करेगा, कहता व्हाट इज नंबर डायलिंग, उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ टाइम देखकर, अभी हमारे पास है आधे घंटे है, मैं कोशिश करूंगा। देखिए, मैं किसी को फोन करूं, फोन किसी ने उठाया, उसकी आवाज सुनकर आप समझ जाते हैं कि मैंने राइट पर्सन को कॉल किया है। ठीक है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ गया कि आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने कोई चीज किसी को कम्युनिकेट किया, ठीक है, और वो उसी पर्सन को डिलीवर हो रहा है। मैंने आपको ईमेल भेजा, ईमेल उसी पर्सन को मिले, मैंने कोई चीज कम्युनिकेट कर रहा हूं, राइट, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। इस चैलेंज को खत्म करने के लिए, इस परेशानी को दूर करने के लिए कंपनियों ने क्या किया कि एक रूल बनाया। आईएसओ, इस डेफिनेटली इसको भी यूएस ने ही डिफाइन किया था। उसने क्या किया, एक रूल बनाया, ठीक है, एक रेगुलेशन बनाया कि हम कैसे कम्युनिकेशन करेंगे। और तीसरी चीज, आज की डेट में जब प्रोफेशनल भाषा में आया तो इसको उन्होंने बोला प्रोटोकॉल बनाया, यानी इंटरनेट करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया। और प्रोटोकॉल बनाने के लिए जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, उसने शुरू में झगड़ा हुआ। पहले प्रोटोकॉल आया आईपी, आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है, फिर उसके बाद आया आपका टीसीपी प्रोटोकॉल, ठीक है ना, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, मैं तो लिख रहा हूँ फटाफट। तीसरा आया आईएसओ ने कहा कि भैया पूरी दुनिया में सब अपने अपने प्रोटोकॉल बनाएंगे, अपने रूल रेगुलेशन बनाएंगे, तो हम कम्युनिकेशन कैसे कर पाएंगे। फिर आईएसओ ने सारे कई कंट्रियों को, जिन जिन कंट्रियों को मान्यता उससे मिलती है उस सबको मिलाकर उसने एक फाइनल इंटरनेट प्रोटोकॉल बनाया जिसका नाम रखा टीसीपी आईपी, टीसीपी प्रोटोकॉल, ठीक है ना, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल बना, एक फाइनल इंटरनेट प्रोटोकॉल बनाया। ठीक है, तो दुनिया में जो भी इंटरनेट हो रहे हैं वो सब टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल से हो रहे हैं।
लेकिन इसमें एक समस्या आनी शुरू हुई। शुरू में बहुत सारे लोग ईमानदार थे, लोगों को जरूरत नहीं थी, हम इंटरनेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं थी, ठीक है। लेकिन समय के साथ साथ हैकिंग होनी शुरू हो गई, फ्रॉड होने शुरू हो गए, ठीक है, बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई। तो भैया अब जरूरी था कंट्रोल करना। कंट्रोल करने के लिए आईएसओ ने कहा भाई जो नियम बना है उसमें तो हम बदलाव नहीं कर सकते, उसको इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। इम्प्रूवमेंट के लिए मैं कोई अनम्यूट हो जाओ, बार बार बोल रहा हूँ, कोई किसको करे अनम्यूट? यस, यस, पीयूष आप अनम्यूट हो जाइए। बहुत छोटा सवाल है, मेरा सवाल किसी बुक से नॉलेज से नहीं होती, बहुत सिंपल होता है। तो प्लीज प्लीज अनम्यूट हो जाइए। प्रियंका, यस, पीयूष आपको आपकी एक बार अच्छा। बोलिए। यस यस। आप ये बताइए, आप मार्केट गए, एक नया हैंडसेट खरीदा, ठीक है ना, मान लीजिए हैंडसेट खरीदा नोकिया का, ठीक है, और हैंडसेट के ऊपर आपने कवर कर दिया आईफोन का, बैक फ्लिप फ्लिप कवर भी मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। तो आपका जो हैंडसेट है वो आईफोन का हो जाएगा या नोकिया का रहेगा? मैं क्वेश्चन सर नोकिया रिपीट, का ही रहेगा। नोकिया का रहेगा केवल। यानी हमारा जो हैंडसेट है उस पे हम सुरक्षा लेयर लगा रहे हैं, पासवर्ड प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप स्क्रीन गार्ड लगा रहे हो, आप बैक कवर फ्लिप कवर लगा रहे हो, सारी चीजें लगा रहे हो, लेकिन वो उससे कंपनी का कोई मॉडल में चेंज नहीं होने वाला, उसकी कोई फंक्शनैलिटी में चेंज नहीं होने वाला। दैट इज द रिमेन सेम, वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। बाद में अब देखेंगे अब समय अदर चेंज हो गया, अब हम बायोमेट्रिक प्रोटेक्शन भी ले आए, ठीक है ना, फेस रिकॉग्नाइज प्रोटेक्शन भी ले आ रहे हैं, पासवर्ड ला रहे हैं, इस तरह के ये सब चीजें ऐड हो रही हैं, लेकिन फोन नहीं चेंज हो रहा, फोन आपका वही रहेगा, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि जब स्टैंडर्ड नियम बन गया, नियम बनने के बाद में ये जब क्लियर हो गया, तो उसके बाद सबसे बड़ी समस्या आई कि भैया कुछ ना कुछ चोरी होने शुरू हो गए, कुछ ना कुछ घटनाएं घटने शुरू हो गई। तो फिर आईएसओ ने क्या, इन्हीं में कुछ सिक्योरिटी लेयर भी ऐड करने लगे, और फाइनली उन्होंने एक डिफाइन किया, एक स्टैंडर्ड तय किया, जिसको उन्होंने एक रेफरेंस मॉडल बना दिया। दैट इज अ रेफरेंस मॉडल, दिस इज नॉट कोई रूल, ये कोई रूल नहीं है, रेफरेंस मॉडल बना दिया ओएसआई ने, और उसको उन्होंने आईएसओ ने, उसको उन्होंने बोला ओएसआई रेफरेंस मॉडल। अब जो इंटरनेट पूरी दुनिया काम कर रही है, नियम तो यही है, नियम नहीं बदला, उसमें कुछ लेयरें जरूरत के हिसाब से हम ऐड करते चले गए, तो वैसाई रेफरेंस मॉडल कहलाया। और जब इन्होंने मान्यता दी, 7 लेयर की मान्यता दे चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा फील्ड में करीब 3.5 यानी ये अभी 10.5 लेयर हो चुकी है, लेकिन अभी आपके बुक्स में नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो फील्ड में काम करते हैं उनको आइडिया है, ठीक है। तो करीब 10.5 लेयर की हो चुकी हैं। तो अभी एज पर मैं 7 लेयर के हिसाब से ही बात करूंगा, ठीक है। तो आप में से अनम्यूट रहेगा कोई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ, अगर आपसे कोई 2 सवाल पूछता है, इंटरनेट करने का रूल रेगुलेशन प्रोटोकॉल क्या है, टीसीपी आईपी, रेफरेंस मॉडल क्या है, वो आप बोलेंगे वसाई। वसाई कोई प्रोटोकॉल नहीं है, रेफरेंस मॉडल है, उसी के अंदर आपका टीसीपी आईपी मॉडल है। तो अगर मैं यहाँ पे वसाई रेफरेंस मॉडल लिखूं, तो आज के हिसाब से अगर मैं 7 मॉडल के बारे में बात करूं, तो ये आपका है प्लीज डू, मैंने अब याद किया हुआ, डू नॉट थ्रो सास विद्या, अपने हिसाब से आप याद कर सकते हैं ना, प्लीज डू, ठीक है ना। पी का मतलब है फिजिकल, डी का मतलब डेटा, एन का मतलब नेटवर्क, टी का ट्रांसपोर्टेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, ठीक है ना। ये प्रेजेंटेशन हो गया, अब दिस इज नोन एज द लेयर 1, ठीक है। उसी तरह से आपका ये डेटा लिंक लेयर कहलाता है, ठीक है ना, ये आपका लेयर 2 हो गया। और इसी तरह आपका जो तीसरा है आपका नेटवर्क कहलाता है, ठीक है, दिस इज लेयर नंबर 3। और ये आपका चौथा है ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, फिर सेशन हो गया, फिर आपका प्रेजेंटेशन हो गया, एंड फाइनल इज द आपका एप्लीकेशन हो गया, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज द लेयर नंबर आपका 4 हो गया, ठीक है। दिस इज द लेयर नंबर 5। ये सब है आपके लिए, और उम्मीद करता हूँ कि अगले 5 मिनट में आप ये परमानेंट याद कर पाएंगे, जिस तरीके से मैं बताऊंगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो अभी
आप मुझे ये बताइए, सभी लोग चैट में लिख के बताइए या फिर अनम्यूट रहिए, क्योंकि जवाब आपके यहाँ से बहुत कम आ रहा है। कंचन, आप अनम्यूट हो जाइए। क्या आपको नेट बैंकिंग आती है? नो सर। मोबाइल से कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते? सर हाँ करी। तो फिर आप बोलते समय अभी लगता है नींद में सो रहे हो सारे के सारे, हैं? ठीक है। कल कभी आपने लैपटॉप या कंप्यूटर से नेट बैंकिंग करने की कोशिश की है? सर कंप्यूटर लैपटॉप से तो नहीं करी, फोन से। फोन से किया है, ठीक है, इट्स ओके। एंड वन मोर थिंग कि सवाल सभी से है, आप अनम्यूट है तो फटाफट जवाब दे दीजिए, बाकी सभी लोग चैट में लिखेंगे। जीमेल सिक्योर है, यस या नो? यस सर। फेसबुक सिक्योर है, यस या नो? नो। सर यूज नहीं करते। वो सिक्योर नहीं है। चलिए, अब तीसरा सवाल, दुनिया में ऐसी साइटें हैं जो आपको लगता है जिसपे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दी गई होगी? नो डाउट 100% तो किसी को नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कोशिश होती है कि इसमें कहीं ना कहीं किसी भी हाल में सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। ऐसी कौन कौन सी साइटें संभव हैं? यस। बैंकिंग साइटें। ठीक है, जोशी साहब ने बैंकिंग साइटें बताई। ठीक है, नो डाउट। इतनी गवर्नमेंट की साइटें हो गई, बैंकिंग साइटें हो गई, जो एसेंशियल साइकिल होते हैं ना, बहुत ही सेंसिटिव साइट, उन पे डेफिनेटली 100% सिक्योर किया जाता है। अभी मैंने कई सवाल आपके सामने पूछा, मैंने पूछा जीमेल सिक्योर है, आपने कह दिया यस। आपने कहा फेसबुक सिक्योर है, उसके बारे में आपने बोला कि ये सिक्योर नहीं है। और तीसरा, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी जिन बैंकों को दी जा सकती है, डेफिनेटली वो बैंकिंग पे दी जा सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये जो सातों लेयर है इसको मैं क्रिटिकल मैनर में समझाने की कोशिश करता हूँ, और उम्मीद है कि इसके बाद आप लोग इसको अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए, ये हमारे पास में ये हमारे 7 लेयर है, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, इंटरनेट का क्या मतलब होता है? पहली बात तो इंटरनेट का मतलब है, ये मान लीजिए कि आपका वो कंप्यूटर है जिससे आप इंटरनेट करेंगे। ठीक है, और ये नेट बैंकिंग, ये मान लीजिए कि आपका वो सर्वर है जिस पे आपका बैंकिंग अकाउंट डिटेल अवेलेबल है, सर्वर यानी बैंक का सर्वर है। ठीक है, अगर आपको इंटरनेट करना होगा, चाहे फेसबुक का करें, चाहे आप मोबाइल लैपटॉप में चाहे अपना आईसीआई बैंक का खोलें, किसी भी तरीके से अगर खोलने का प्रयास करेंगे तो आपके सामने क्या होगा? सबसे पहला काम क्या करेंगे? अपने कंप्यूटर पे सबसे फर्स्ट काम करेंगे कि अपने कंप्यूटर पे ब्राउजर खोलेंगे। इसको मैं यहाँ पे सुनता हूँ, ब्राउजर। द फर्स्ट वर्क इज द ब्राउजर। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में जाके कहीं भी क्लिक कर देंगे। आपको नेट बैंकिंग करना है, फेसबुक खोलना है, व्हाट्सएप खोलना है, या कुछ भी करना है, तो आपके कंप्यूटर में पर्टिकुलर लोकेशन डिफाइंड है, दैट इज द ब्राउजर। ब्राउजर किसी भी चीज का हो सकता है, क्रोम का हो सकता है, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, मोजिला हो सकता है, ओपेरा हो सकता है, बहुत सारे ब्राउजर है। तो ब्राउजर इज एप्लीकेशन, पहला काम ही होगा एप्लीकेशन जब ब्राउजर। जब ब्राउजर ओपन हो जाएगा, उस पर दूसरा काम क्या करेंगे? मुझे बैंक का एड्रेस डालना पड़ेगा, यूआरएल। जैसे ही बैंक का यूआरएल एड्रेस डालेंगे, हमारे कंप्यूटर से यूँ निकलेगा, मूव करेगा, ये रास्ता आपका ही है, और इस बैंकिंग सर्वर के पास पहुंचेगा। बैंकिंग सर्वर को रिक्वेस्ट मिल रही है कि मेरे को ओपन करना है, तो वो अपना जो मेन पेज है, जो पब्लिक डोमेन वाला, वो पेज यहाँ पर आकर ओपन हो जाएगा। चाहे फेसबुक हो, चाहे जीमेल हो, चाहे नेट बैंकिंग हो, या कोई भी साइटें हो, तो जो आपका जो है नेक्स्ट जो है आपका वेब पेज भी एक एप्लीकेशन हो जाएगा। और नेक्स्ट थर्ड टाइम, अब इसके बाद तीसरा बड़ा काम, अब क्योंकि मेरा बैंक है या मेरा फेसबुक अकाउंट है या जो कुछ है मेरा अपना है, तो मुझे अपने अकाउंट को खोलने के लिए ताला चाबी की जरूरत पड़ेगी, यूजर नेम पासवर्ड। वो भी एक एप्लीकेशन है, बट दिस इज नोन एज द प्रेजेंटेशन। दिस इज नोन एज द प्रेजेंटेशन, यानी मेरा प्रेजेंटेशन है कि मेरा ताला चाबी अलग होगा, आपका अलग होगा, हर एक व्यक्ति का ताला चाबी अलग होगा सब में, चाहे फेसबुक हो, चाहे जीमेल हो, चाहे कोई भी वेबसाइट खोल रहे हो। ठीक है, आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला, आपका फिर पेज गया, और आपकी जो प्राथमिकताएं हैं, जो आपको सुविधाएं दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग वो पेज आपका खुलकर सामने आ जाएगा। तो दैट इज अ वेब पेज। अब आपका बैंक अकाउंट है, आपके हिसाब से चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या, अगर आप ज्यादा देर तक नेट बैंकिंग ना करें, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा? सेशन एक्सपायर। यानी जो नेट बैंकिंग है उसके अंदर सेशन होता है, ठीक है, लेकिन आपका फेसबुक है, जीमेल है, उसमें सेशन लेयर मिसिंग है, उसको अरेंज किया गया है, उसकी व्यवस्था बनाई गई है बाद में,
लेकिन बाय डिफॉल्ट वो मिसिंग है, उसको इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए फेसबुक और जीमेल को बराबर ही सिक्योरिटी दी गई है, लेकिन हमारी थिंकिंग है उस हिसाब से हमें लगता है कि फेसबुक अनसिक्योर है, जीमेल ज्यादा सिक्योर है। दोनों की सिक्योरिटी बराबर है। जीमेल में क्या होता है, अटैक करने वाले होंगे नहीं के बराबर होंगे, लेकिन फेसबुक में क्या, पूरी दुनिया आपसे जुड़ी होती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो उसमें चोरी चकारी होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए आप कह सकते हो कि हिट होने की संभावना है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि दोनों में से फेसबुक ज्यादा खतरनाक है और जीमेल। बोथ आर द सिमिलर सिक्योरिटी। इवन फेसबुक में आपके जीमेल से ज्यादा सिक्योर किया गया है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, ये जो तीनों है ऐसी, आप इन्हें बोलते हैं यूएसएल, यूजर सपोर्ट लेयर। यूजर सपोर्ट लेयर का मतलब है कि ये यूजर के सहूलियत के लिए बनाई गई है, यूजर के रिक्वायरमेंट के लिए बनाई गई है, और एक प्योरली सॉफ्टवेयर है। और कहाँ किया गया, इस कंप्यूटर में किया गया। ठीक है ना, आपका ये, और किसी में जरूरत नहीं पड़ती, किसी में हो सकता है केवल पहले से काम हो जाता, किसी में ताला चाबी भी डालना पड़ता है, किसी में तीनों डालना पड़ता है। सेशन में अलग अलग आजकल और भी लेयरें ऐड हुई हैं, सब लेयर ऐड हुई हैं जो यहाँ पे है नहीं, लेकिन मैं बता सकता हूँ। जैसे ओटीपी का आना, जैसे कैप्चर क्रिएट करना, जैसे आपका जब आप कहीं लॉगिन है और भूल गए, तो फिर पहले पूछेगा कि वहां पे लॉगिन है, उसे ऑन ऑफ करना है, काटना। इस तरह के सेशन के बहुत अलग अलग पैरामीटर बनाए गए हैं। कई जगह जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम कराता हूँ, अगर कोई मेरे इस कंप्यूटर में बैठकर यहाँ एग्जाम कर लिया तो दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन नहीं कर सकता, उसको इसी पेपर को यहीं खत्म करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा यूजर आ गया। उसके बाद हमारा डाटा निकलेगा कैसे, हमारे कंप्यूटर से जो भी डाटा निकलेगा, लैन से निकलेगा, वाईफाई से निकलेगा, नियर बाई वाईफाई पे जाएगा या टावर पे जाएगा। दिस इज द फिजिकल लेयर, पहला लेयर हो गया आपका ये। इससे जब निकला फिर कहाँ पे जाएगा, सारा इकट्ठा होगा स्विच में, अगर टावर भी होता तो भी स्विच में जाता। ठीक है, स्विच इज द डेटा लिंक लेयर। ठीक है, और स्विच से निकल के कहाँ जाएगा, राउटर पे। एक राउटर, दूसरा राउटर, तीसरा राउटर, चौथा राउटर, सारे राउटर से होते हुए आएगा, फिर से वापस रिटर्न बैक। तो नेटवर्क लेयर इज द राउटर। आपसे पूछा जाता है राउटर कौन से लेयर पे काम करता है, लेयर 3 नंबर। स्विच कौन से काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप उसे पढ़ते रह जाओगे, याद करते हो, कभी याद नहीं होगा। जो मैंने फिजिकल दिखाया आप तुरंत कर जाओगे। ठीक है, जितने भी वाईफाई हुए, एनआईसी कार्ड हुए, ब्लूटूथ हुए, सब लेयर 1 है जिससे आपको जुड़ा जाता है। ठीक है, वो सारे जुड़ के कहा जाते हैं, कोई ना कोई स्विच होगा जो आपको कलेक्ट करके मेन नेटवर्क में भेजने का प्रयास करेगा, वो आपका स्विच होता है। ठीक, और फिर इसके बाद राउटर शुरू हो जाता है। आज की डेट में सारे राउटर हैं। तो ये तीनों जो बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं एनएसएल, नेटवर्क सपोर्ट लेयर। ये हो गया यूएसएल, यूजर सपोर्ट लेयर। और लास्ट वाला बच गया ट्रांसपोर्ट लेयर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया ट्रांसपोर्ट वाला क्या करेगा। डेफिनेटली ये बीच वाला तो बीच वाला ही काम करेगा, सॉफ्टवेयर यानी जो सॉफ्टवेयर जो यूजर कर रहा है और जो भेजने की कड़ी है उसके बीच का काम होगा। क्या होगा, अगर मैं किसी को सिंपल सी बात करूं कि अगर मान लीजिए कि मैंने कॉल किया, जोशी जी को कॉल कहते हैं, आपके जो जोशी जी हैं उनको कॉल किया कि हेलो, मैं मेल किया, सपोज करो उनको मेल किया, जोशी जी को मैंने मेल किया, तो जोशी जी मेल कहाँ देखेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि फोन का हैंडसेट उठाएंगे और कान में लगा देंगे, हाँ भाई मेल आया। कान में नहीं लगाए, वो तो अपना मेल बॉक्स में ही देखेंगे। तो मैं किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूं, मैं आप मेरी ऑडियो देख रहे हैं, मेरा फोटो देख रहे हैं, मैं पीडीएफ फाइल भेज रहा हूँ, साउंड, किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूं, वो कौन डिफाइन करेगा। दूसरे पे क्या मालूम कि आपने वेबसाइट खोलने के लिए बोला था, कि आपने केवल एसएमएस मंगा रहे थे, कि केवल आप कॉल कर रहे थे, कैसे पता चलेगा। तो जैसे ही हमारे कंप्यूटर से जब निकलता है, तो टीसीपी लेयर यहाँ पे काम करता है तुरंत। एक आपका एक आईडी, यानी जिसमें पोर्ट नंबर बोलते हैं, जिसे बोलते हैं पोर्ट नंबर, एक पोर्ट नंबर अलॉट कर देता है। और आईएसओ ने हर चीज का पोर्ट नंबर पहले से डिफाइन कर रखा है। जैसे वेबसाइट का पोर्ट नंबर 80, एफटीपी का 21, साउंड का 2000, ठीक है ना, 437, इस तरह बहुत सारे पोर्ट नंबर है। कम से कम 20,000 से ज्यादा पोर्ट नंबर आज की डेट में डिफाइंड है। जो कंप्यूटर साइंस का जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें पोर्ट नंबर डाला है। वेब टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, ये वाला पोर्ट डाल दो 337, 447। ठीक है ना, तो पोर्ट नंबर यही है, वो पहले नहीं तो वरना कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। यूजर सपोर्ट लेयर जो प्योरली सॉफ्टवेयर हो गया, और ये नेटवर्क सपोर्ट लेयर पूरा नेटवर्क की बात हो गई, और बीच वाला है जो दोनों को, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की कड़ी को जोड़ता है, ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया।
और एज ए स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं, मुझे नहीं मालूम आप में से कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा, कोई कंप्यूटर साइंस का होगा, कोई आईटी का होगा, तो आपके दिमाग में कभी साइबर सिक्योरिटी का फील्ड आए तो आप ये मत दिमाग में लाना कि साइबर सिक्योरिटी केवल कंप्यूटर साइंस का है या केवल इलेक्ट्रॉनिक्स का है। या भाई सीधी सी बात है, कंप्यूटर साइंस का बच्चा है, उसका दिमाग सॉफ्टवेयर में ज्यादा चलता है, तो वो इस 3 लेयर को हैंडल करेगा। और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा है वो 3 लेयर को हैंडल करेगा, क्योंकि उनमें जुड़ा होता है। और जो आईटी वाला है वो 3 लेयर को हैंडल करता है, बीच वाला। तो सारे साइबर सिक्योरिटी में सारी जानकारी जरूर होनी चाहिए, लेकिन अपने फील्ड में आना चाहिए। तो ये आपका ओएसआई लेयर के बारे में हमारा डिस्कशन था। इस पे होपफुली कि आपको मिल जाए। सिक्योरिटी कहाँ नहीं चाहिए, साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है एप्लीकेशन लेयर की भी सिक्योरिटी होगी, प्रेजेंटेशन पे होगी, ठीक है ना। आप फिजिकल लेयर पे क्या सिक्योरिटी करते हैं, वाईफाई में पासवर्ड प्रोटेक्ट कर देते हो, कोई जल्दी से जुड़े नहीं जब तक पासवर्ड नहीं बताओगे। डाटा लिंक में, डाटा लिंक का जो हमारा स्विच होता है उसके अंदर पासवर्ड होता है, उसको केवल यूजर ही उसको मॉडिफाइड कर सकता है और कोई नहीं कर पाता। घर में भी लगा होगा मॉडम, उसको भी यूजर ने पासवर्ड दिया जाता है। नेटवर्क, उसका जो इंचार्ज है, मैं यहाँ के नेटवर्क हूँ, फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं फील्ड के इंचार्ज है, ठीक है। तो ये मैंने अभी छोटा सा पोर्शन किया था। और इसके बाद ये आपका नया नेटवर्क है, इसका एक वीडियो है, एक वो मैं अलग से शेयर कर दूंगा, वो आपको पर्सनली आप उसको देख लीजिए। उसको भी एक लैब विजिट का एक वीडियो है, उसी का मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल भी कराता हूँ एलटीटीसी गाजियाबाद में। बाकी फील्ड में तो अपने हिसाब से वहाँ थोड़ी ट्रेनिंग अलग होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी आप मशीन के सामने होते हैं, हम लोग लैब बेस्ड है। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा, अगर उसमें टाइम मिला तो डेफिनेटली वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। उस सेशन में मैं अब टेलीफोन नंबर और आईपी एड्रेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, टेलीफोन नंबर के बारे में थोड़ा सा तो डिस्कशन कर ही सकता हूँ, टाइम बच जाएगा। उसके बाद इसका रिमेनिंग पार्ट हम लोग कल बात कर लेंगे, या कल तो नहीं हो पाएगा, 5 या 6 में बात करेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, आप में से सभी लोग, कोई एक अनम्यूट हो सकता है, ज़्यादा अच्छा है, 2 मिनट से 3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा ये। इसको करें भाई, जोशी साहब आप अनम्यूट हो जाए, ज़्यादा बेहतर है, आज फटाफट हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, स्क्रीन पे मैं एक टेलीफोन नंबर लिख रहा हूँ। मैं मान लेता हूँ कि हमारे इंडिया में राम राज्य है, किसी भी तरह का कोई बेईमानी नहीं होती, किसी भी तरह का कोई करप्शन नहीं होता। सब राम राज्य का मतलब ही होता है हर चीज बिल्कुल परफेक्ट है, घर में दरवाजे के ताले लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ऐसे भी राज्य हैं, अभी भी हैं इंडिया में, बहुत सारे ऐसी लोकेशन है जहाँ घर में अभी भी चाबी नहीं लगाए जाते। मैं अभी हमीरपुर हिमाचल गया था, तो वहां पे मैंने एक गांव में गया था, तो गांव में आज भी बड़े हैरानी हुई, वहां पे आज भी गांव में ताले नहीं लगते। सोचिए, मैं तो हैरान हो गया, भाई ऐसा भी लोकेशन है जहाँ पे आज भी लोग घरों में ताले नहीं लगाते, यानी अभी भी वहां पे रामराज जैसी स्थिति है। पूरे गांव का भरोसा है किसी और घर में चोरी नहीं करना, अगर चला भी गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं। ठीक है, तो मैं आपके स्क्रीन पे एक टेलीफोन नंबर लिखता हूँ, +19, ये तब लिख रहा हूँ जब मैं ये मैं आईपी एड्रेस का जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं इसको डिफाइन करूंगा, ठीक है। एक टेलीफोन नंबर लिख रहा हूँ, 94127, ये लैंडलाइन नंबर है। ये मैं तब लिखा जब कोई भी गड़बड़ी नहीं है। अगर मैं ये जानने की कोशिश करूँ ये टेलीफोन नंबर पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर है, किस कंट्री में है, कौन से एरिया में है, तो कैसे पता चलेगा, क्या है, कहाँ पे लोकेशन है इसकी, कोई बता सकता है? अनम्यूट होकर बताते तो थोड़ा फास्ट हो जाता। चलिए, सर यस पीयूष, इंडिया में। इंडिया का है। क्यों आपने बताया? क्योंकि डेफिनेटली इसलिए आपने बताया कि ये इंडिया में, क्योंकि ये +91 है, इसकी वजह से बताया आपने कि ये इंडिया में, ठीक है। नो डाउट आप बिल्कुल सही हैं, दिस इज द कंट्री कोड कहलाता है, और ये कंट्री कोड इंडिया का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पुराने जमाने में इसको हम लोग आईएसडी कोड भी कहा करते थे, राइट, ठीक है ना। ये आपका 1 डिजिट का, 2 डिजिट का और 3 डिजिट का हो सकता है, और बाय डिफॉल्ट एक बार अलॉट हो गया तो ये क्या हो गया, फिक्स, इसको आप आसानी से बदल नहीं सकते, एक बार अलॉटेड हो गया फिक्स हो गया। अमेरिका का कोड है 001, ठीक है, उसी तरह इंडिया 96 नंबर पर या 91 नंबर पर डिफाइंड है, ठीक है। अब इंडिया तो बहुत बड़ा लोकेशन है, अब इंडिया के अंदर कहाँ का है ये कैसे पता चलेगा? आज आप उस पीढ़ी में हैं, आपको हो सकता है इसकी जानकारी नहीं हो, लेकिन हमारे टाइम में लोगों को मालूम था। 2003, 4, 5 तक नंबर देखकर रात चलता भी, एक पान वाला भी ना दुकान का पूछो तो बता देता था कहाँ का नंबर। तो नेक्स्ट आपका जो डिजिट दिख रहे हैं आपका, ये 3 डिजिट, ये भी इसको बोलते हैं एरिया कोड, ठीक है ना। और ये भी इसको पुराने जमाने में हम लोग एसटीडी कोड कहा करते थे, ठीक है।
ये आपका 2 डिजिट का, 3 डिजिट का या 4 डिजिट का हो सकता है, ये भी फिक्स होता है। ठीक है, ये भी आप चेंज नहीं कर सकते, ये भी बाय डिफॉल्ट पूरा प्लानिंग के नंबर प्लानिंग किया गया था हमारे देश के अंदर, उसके अंदर फिक्स था। ठीक है ना। तो ये एसटीडी कोड हो गया, ये भी आपका फिक्स है, इसे भी आप बदल नहीं सकते। ठीक है। और ये बाय डिफॉल्ट हमारे यहाँ 2 जिले हैं यूपी के अंदर, नोएडा एंड गाजियाबाद, 2 जिलों का ये कोड है। ठीक है। उसके बाद यहाँ तक तो आम पर्सन भी बता देता था, लेकिन उसके बाद आता है कि इसके अंदर कहाँ पे है, तो नेक्स्ट 2 डिजिट है, ये आपका सब एरिया कोड कहलाता था। सब एरिया कोड, सब एरिया कोड का मतलब है कि इतना बड़े और एरिया के अंदर भी, क्योंकि हमने जब हमारा पहला सेशन आपने अटेंड किया होगा, तो हमारा जो पूरा कम्युनिकेशन व्यवस्था है वो कापर लाइन पे था। कापर लाइन की प्रॉब्लम ये थी कि वो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर रेडियस पे मूव करता था। तो हमारे बीएसएनएल के जितने भी टेलीफोन एक्सचेंज में लगाए गए थे, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर रेडियस पे लगाए गए थे, और उसी आधार पर प्लानिंग की गई थी। ठीक है। तो हर 5, उसके बाद ये राजनगर एक एरिया है, उसके अंदर हम लोगों ने डिफाइन किया। ये राजनगर कहाँ पे, 27 इधर राजनगर, गाजियाबाद के अंदर आता है राजनगर। ठीक है। और वो राजनगर भी काफी बड़ा है। ठीक है ना। और हर 5 किलोमीटर रेडियस पर राजनगर के अंदर 5 टेलीफोन एक्सचेंज है। तो जो नेक्स्ट 2 डिजिट है आपका, ये एक्सचेंज आईडी को बताता है, एक्सचेंज आईडी, दिस इज एक्सचेंज आईडी। और ये भी फिक्स है, ये भी आप बदल नहीं सकते। और ये एक्सचेंज कौन सा एक्सचेंज है, एएलटी सेंटर। एएलटी सेंटर का जो भी मैंने टेलीफोन विजिट करा शुरू में, ये उसी एक्सचेंज की आईडी है। यानी एएलटी सेंटर के अंदर जितने भी लैंडलाइन मिलेंगे, वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक फिक्स हो जाएंगे, और बाकी यहाँ तक कस्टमर का सीरियल नंबर मिलेगा। अगर पहला कस्टमर आया तो उसका नंबर होगा 000, दूसरा कस्टमर आया उसका नंबर हो गया 1, लास्ट में जो कस्टमर आएगा उसका नंबर होगा 000। यानी टोटल 1000 कस्टमरों को टेलीफोन दिया जा सकता है। ठीक है। लेकिन नियम बनाया गया, जो पहला नंबर था और लास्ट वाला जो नंबर था, किसी को नहीं देना है। आप कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, आपकी पहचान कॉलेज में आपके रोल नंबर के द्वारा है, मेरी यहाँ पहचान मेरे स्टाफ नंबर या HRMS नंबर के द्वारा है। तो हर आदमी की पहचान उसके नाम से नहीं, पर्टिकुलर उसमें उसका जो अलॉटमेंट है उसके हिसाब से होता है। अगर अमेरिका का कोई कस्टमर है, वह इंडिया के अंदर एएलटी सेंटर के अंदर जो लैंडलाइन फोन लगा है उस पर बात करना चाहता है, तो हमारे एक्सचेंज की एक आईडी होगी, और जब आईडी को परमिशन दिया जाएगा तभी वो बात करेगा। तो जो पहला नंबर है उसको एक्सचेंज आईडी बोलते हैं। दिस द फर्स्ट नंबर इज द एक्सचेंज आईडी। आपका जो फर्स्ट नंबर इज द एक्सचेंज आईडी। ठीक है ना, दिस इज द 000। उसी तरह से जो लास्ट नंबर है, दिस इज द आपका ब्रॉडकास्ट आईडी। आज आप बहुत अच्छे समय में हैं, आज आपका बर्थडे मनाना हो, कोई बात कहनी हो, इवन हमारे मोदी साहब प्रधानमंत्री महोदय जी भी बस एक ट्विटर मार देते हैं, सारी दुनिया को पता चल जाता है। क्या हमारे अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, क्या वो जनता को कैसे बताते थे, नया साल आया, बर्थडे मनाना हो किसी को या कोई मैसेज भेजना हो, कैसे बताते थे? उस समय तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो उनके पास भी 2 ही ऑप्शन थे, या तो मीडिया, मीडिया के अंदर टेलीविजन टीवी अखबार ये आते थे, दूसरा हमारा टेलीफोन लाइन। हमारे टेलीफोन लाइन पे एक मैसेज वो टैप करके रिकॉर्ड करा देते थे, और वो जो मैसेज था, दैट मैसेज इज द फिक्स कर दिया जाता था लास्ट ब्रॉडकास्ट नंबर पे। जैसे ही कोई फोन उठाता था, मैं देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ, और आप सभी देशवासियों को 9 वर्ष की शुभकामनाएं, ये आवाज उन्होंने, फोन उठाया आपके डायल करने से पहले ही, अभी भी है, अभी भी फोन उठाएंगे तो, कभी अभी इलेक्शन हुआ यूपी में, तो हमने मैसेज टाइप करवाया था जितने भी लैंडलाइन थे, उसमें ये मैसेज था कि सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग करें और अपने देश की सहभागिता में भाग दें और भक्ति का परिचय दें। इस तरह का मैसेज था, वो हम लोगों ने सर्कुलेट किया था। तो ये हमारी लैंडलाइन है। यानी को जो कस्टमर को दिया जाने वाला जो टेलीफोन नंबर है, टोटल 1000 में से 2 माइनस किया जाएगा, और टोटल बनेंगे 998। तो 998 क्यों होगा? -2 का मतलब क्या है, पहला और लास्ट नहीं देना है, पहला पर्टिकुलर फिक्स हो गया और लास्ट वाला आपका उसके लिए हो गया, ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए। तो ये आपके सामने जो मैंने अभी आपके सामने संदर्भ रखा, अब इसी बेस पे हमारा एक सेशन और रहेगा आईपी एड्रेस का, राइट। ठीक है, वो ज़्यादा दर्द नहीं, वो भी आधा 1 घंटे का निकलूंगा। ठीक है। तो अगर आपको कोई सवाल पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप वही पूछ सकते हैं। और जो आज मैंने अभी आपके सामने डिलीवर किया है, किसी वजह से अगर आपको सुनाई नहीं दिया है या टेक्निकली कोई प्रॉब्लम आया है, तो इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप उनकी मदद से, अपने मेंटर की मदद से देख सकते हैं, ले सकते हैं। और इसके अलावा मैंने एक अपने सर्वर विजिट का एक वीडियो है जो मैंने अभी जिक्र किया,
वो भी मैं शेयर करूंगा। ध्यान से उसको सुनिएगा कि मैं किसी कैंपस के अंदर इंटरनेट की व्यवस्था कैसे किया है। राइट, एनी क्वेश्चन? किसी समझ में आया या फिर? चलिए, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है कि आप दोबारा पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो थैंक फॉर ज्वाइनिंग टुडे, हैव ए नाइस डे, सी यू अगेन टुमारो, थैंक यू। Thank you, sir.